दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक इस सब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और आज हम जो है जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा कुछ बड़ा हमको उसी दिन से इंटरेस्टिंग लग रहा था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ जो है छाती ठोक के कुछ बहुत सारी बातें जो है मध्य प्रदेश में कर दी। शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जेपी नड्डा भी बैठे हुए थे और एक जो गारंटी वाली बात की उन्होंने, और उस गारंटी वाली बात का असर हमको महाराष्ट्र में देखने को मिला अभी कुछ 2 दिन पहले। और उसके साथ साथ उस भाषण को लेकर जो भी कुछ विसंगतियां हैं और उस साथ साथ में मध्य प्रदेश में अभी जबकि चुनाव तो बिल्कुल वहां आने वाला है, तब क्या स्थिति है, ये सब जानने के लिए हमने सोचा कि हमसे बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार कर्मवीर करके अभी जो है एक उनका पोर्टल चलता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके वो संपादक तो है ही हैं, लेकिन वो जो है वो बहुत नवभारत जैसे, नई दुनिया जैसे बहुत सारे अखबारों में संपादक रह चुके हैं, चैनल के संपादक रह चुके हैं और साथ में वो जो है वो 3 अच्छी किताब और गांधीवादी अपने विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं 4PM में। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर जी। और सब आप तो मध्य प्रदेश में ही, जैसे मैं गुजरात में हूँ, आप एमपी में हैं जी। तो मध्य प्रदेश में कुछ ये जो भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं उस भाषण को मैंने जो है कम से कम 4 से 5 बार बहुत एकदम शांत चित्त से देखा मैंने, क्योंकि हमारा तो काम सर, हमारा आपका काम है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, और इतना बड़ा इस देश का बड़ा व्यक्ति जो कि अभी अभी अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा से वापस आया हुआ है और फिर अचानक से जो एक वीर, तथाकथित वीर रूप और वीर रस और शौर्य रस का मैंने उनमें जो एक उद्भाव देखा और फिर जो बोल रहे थे वो सब मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज साथ, मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि ये अंदर से इतने डरे हुए हैं और कुछ वो डरे हुए नहीं है, ये दिखाने के लिए वो लोग डरा के बात करते हुए उनको नजर आए। ये हमारा आकलन था और भी बहुत सारी चीज हमने उसमें देखी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, उस भाषण से शुरू करते हैं हम एमपी की आज की स्थिति पर आएंगे। और वो भाषण जो है मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा एक स्टडी करने लायक भाषण था। आप क्या आप भी, आपने भी सुना होगा, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? उसके बाद फिर आगे चलेंगे, पर ये टेक क्या है आपका? जी मयूर जी, अगर मैं उसको उस दिन के भाषण को माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकलित करना चाहूं तो मैं सीधे ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिस्मिल्लाह बिगाड़ दिया। पहली बॉल उन्होंने गलत डाल दी, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां उनकी खुद की पार्टी की सरकार है। लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, 15 महीने कमलनाथ के छोड़ दीजिए। और वहां खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने 2 ऐसी बातें बोली। मैं 1 नो बॉल की बजाय 2 नो बॉल कहना चाहूंगा, जो वो विपक्षी बैट्समैन को आउट करने के लिए डाल रहे थे, लेकिन वो उनके अपने खिलाड़ी के खिलाफ चली गई। नंबर 1, जो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही कि मैं, मोदी है, ऐसे सीना ठोक के उन्होंने कहा कि मैं एक को भी बख्शूंगा नहीं, कोई नहीं बचेगा घपले करने वाला। सच बताऊं तो बहुत सारे लोग, हम और आप जैसे जो समीक्षक, ये देख रहे थे कहीं तिरछी नजर से नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह की तरफ तो नहीं देख रहे। क्योंकि जब घपलों की बात चले मयूर जी, तो सबसे पहले वो भी अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में अगर बात चले तो व्यापम याद आएगा। ऐसा कौन इस देश में होगा जिसे व्यापम याद नहीं आएगा? अगर घोटालों की बात करें तो व्यापम घोटाला अपने आप में एक नजीर है, बिल्कुल, जिसमें शिवराज सिंह की सरकार, बीजेपी सरकार के मंत्री, विधायक, बड़े बड़े अधिकारी सब शामिल रहे, जेल गए लोग, नामजद हुए, सीबीआई में आज तक उसके मुकदमे चल रहे हैं, आज तक सजाएं हो रही है लोगों को। दूसरा, पिछले कार्यकाल में ई टेंडरिंग घोटाला, और भी इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसको गिनाने में समय जाया हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे तो शक ये हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को आगाह कर रहे हों। यद्यपि अब आगाह करने से कुछ होगा नहीं, 5 महीने चुनाव में बचे हैं, 4 महीने। दूसरी गेंद उन्होंने बहुत ही ज्यादा वाइड डाल दी मयूर जी। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों की बात कही, अपनी केंद्र सरकार की शेखी बघारी, उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों का नाम लिया, कहा बिहार में इतने रुपए का पेट्रोल है,
पश्चिम बंगाल में इतने का, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ इत्यादि। और अपने बीजेपी शासित राज्यों का उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। लेकिन ये इतनी बड़ी भूल थी कि मुझे लगता है कि ऐसा सेल्फ गोल अगर हॉकी या फुटबॉल की भाषा में क्रिकेट से इधर हटकर जाए, तो ये सेल्फ गोल नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी और शिवराज सिंह के खिलाफ खुद कर दिया। क्योंकि जिस दिन 27 जून 2023 को मोदी जी भोपाल में खड़े होकर दूसरे राज्यों की पेट्रोल की कीमतें गिना रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि जो बीजेपी की सरकारें हैं वे केंद्र द्वारा दी गई राहत को जनता तक पहुंचाती हैं सरकारें, तब ये भूल गए कि उस दिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 67 पैसे थी। जी उन्होंने जितनी कीमतें गिनाई थी उसमें सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में थी उस दिन कीमत। बिल्कुल। देखने लायक था शिवराज सिंह का चेहरा, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों के, अगर जम्मू कश्मीर भी होता है तो उसका बिस्मिल्लाह बिगाड़ दिया, श्री गणेश खराब हो गया। इसको कहते हैं प्रथम ग्रासे मच्छिका पात, पहले ही कौर में मक्खी आ जाना। तो वो शिवराज सिंह की और बीजेपी के पहले ही कौर में मक्खी आ गई। अब इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं। आपने उस दिन के भाषण को और उसके प्रभाव को अगर देखना चाहा होगा तो आपको लगा होगा कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने अपनी कथनी और करनी का फर्क महाराष्ट्र में साबित करके दिखा दिया। बिल्कुल, क्योंकि वहां वो बोले हैं, वो मैंने वो सब मतलब वो संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा ये तो गोल्डन स्पीच है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। बिल्कुल। वो बोल रहे हैं उसमें घोटाले गिना रहे हैं, कांग्रेस के इतने लाख करोड़ के घोटाले। अच्छा, कहीं कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये घोटाला कुछ नहीं। हाँ, अच्छा सर, मजे की बात देखिए, एनसीपी का नाम लेकर उन्होंने गिनाया था उस महाराष्ट्र की घटना के 48 घंटे पहले 70,000 करोड़ का घोटाला। 70,000 करोड़ का घोटाला। कहा कि ये और उसके 2 दिन या 3 दिन में आप देखते हैं कि वही सब जितने भी जो मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, सब जो है उन पर जो है वो ईडी सीबीआई वाला मामला चल रहा है। तो ये गारंटी, अच्छा ये मतलब मैं राकेश जी ये समझना चाहता हूं आप जैसे विद्वान से कि कोई व्यक्ति जब इतने बड़े पद पर बैठा होता है, देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, उसको क्या ये पता या ये सेंस नहीं होती है कि मैं जो कह रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और वो फर्क छुपा हुआ नहीं है, वो आप ही इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो आप अपनी सोच और अपनी छवि कितनी विकृत है इसको जब खुद जाहिर कर रहे हैं, तो ये आपके खिलाफ तो जाएगा जनमानस में। तो लोग तो अभी सोशल मीडिया तो बहुत फैला हुआ है, तो अब तो बहुत सारी चीजें जो हैं, पहले तो सिर्फ एक तरफ से हमला होता था, बीजेपी वाले जो लोग होते थे वो सोशल मीडिया पे पहले एक समय था लगभग 4-5 साल छाए रहे। अब ऐसा नहीं है, अब और भी जो है क्षमता से लोग जो पार्टीज करती हैं। तो यहाँ तो ये बिल्कुल अपने आप को नंगा कर दिया उन्होंने, कहा कि इसका 70,000 करोड़ का घोटाला है, और वही 4 दिन में वो लोग जो उनके मंत्री बन गए। तो लोग तो अब बात कर रहे हैं ना, तो इनको ये सेंस नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूं और कह रहा हूं उसमें इतना बड़ा फर्क है। तो हाउ विल आई बी एबल टू मेंटेन माय इमेज? जी मयूर जी, सचमुच विज्ञान के लिए, समाजशास्त्रियों के लिए, मनोवैज्ञानिकों के लिए, सबके लिए शोध का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते और करते हैं उसमें इतना जो फर्क है। आप तो धरती आसमान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पाताल और आसमान का फर्क है उनके कहने में। 2 उदाहरण आपको देता हूं। आपने महाराष्ट्र की बात कही, आपने एक वीडियो देखा होगा शायद परसों की शपथ के बाद, वो जो एक मंत्री बने हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल जाता हूं, कोई मोहम्मदन फैलो है महाराष्ट्र में जिन्होंने शपथ ली है, शफीक हसन। हाँ जी, मयूर सर, उनके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा था तो उनकी पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे कह रही थी कि ईडी के लोग हमको गोली मार दें हमें। और वो आदमी आज की तारीख में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली उसमें मंत्री है। एक और उदाहरण, अभी कुछ महीने पहले पूर्वोत्तर में कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे। एक राज्य के चुनाव अभियान में, चुनावी सभाओं में स्वयं नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यह इस देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है।
याद कर लीजिए आप। बिल्कुल वहां बिल्कुल। के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने ये कहा था, शायद नागालैंड या मेघालय कहाँ की बात है मैं भूल रहा हूं। उनका वीडियो मौजूद है, आप एक बिल्कुल मिनट में सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल और ये बिल्कुल। शब्द है मोदी जी के, देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है ये, यहाँ का मुख्यमंत्री देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। चुनाव परिणाम निकलने के दिन 3 बजे, उसी के साथ। जैसे ही वो आदमी चुनाव जीता, उन्होंने ट्वीट किया और उसके शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं मोदी जी। बिल्कुल। मयूर सर, मुझे आश्चर्य होता है, हम और आप लोग किसी के बारे में एकदम ऐसी कोई बात कह दें, कैसे उसका सामना करेंगे, कैसे उसके सामने उसकी। वही वही सवाल मन में पैदा होता है कि इतना इतना कोई ढीठ, मतलब कैसे कोई हो सकता है? क्या शब्द में तो ठीक मैं से वो शब्द चयन नहीं कर पा रहा हूँ कि इस मानसिकता को क्या कहेंगे कि मतलब अभी बोला अभी फोक, अभी कुछ कह रहा हूँ, अभी कुछ बता रहा हूँ, और इतना बड़ा पद पे बैठा हुआ आदमी कैसे देखिए, वे वो सहजता से कर सकते हैं उस चीज को? कर ये बड़ा सकते एक हैं सर। संशोधन का विषय है आपके लिए। बिल्कुल, आपने ढीठ शब्द बहुत अच्छा बोला। ये हमारे, मैं ग्वालियर चंबल का हूं, हमारे देहाती अंचल का ही शब्द है। वे सचमुच ढीठता की हद भी पार कर चुके हैं। जी। आपने एक बात कही कि कुछ साल पहले ये लोग बोलते थे तो उसका खंडन नहीं हो पाता था या खुलासा नहीं होता था। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि 2014-15 में इनके झूठ की उम्र अगर 1 साल थी, तो साल दर साल घटते घटते अब इनके झूठ की उम्र सिर्फ 5 मिनट बची है मयूर जी। हाँ, अब वो नहीं रुकते थे। लाल किले की प्राचीर से माननीय नरेंद्र मोदी भाषण अपना खत्म नहीं कर पाते, उससे पहले उस भाषण में उनके बोले गए झूठ, उनके मिथ्या वचन, सबका खुलासा सोशल मीडिया पर हो जाता है। हो जाता और है। उसमें ये जो आज का हम जिस माध्यम पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये तो अजर अमर है। ये सर रक्त बीज है, रक्त बीज है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। एक बार अगर आपका वीडियो आ गया, अब आप चाहे यूट्यूब से हटवा लीजिए, चाहे गूगल से हटवा लीजिए, लोग डाउनलोड करके उसको अपने मोबाइल में रखे रहेंगे, कंप्यूटर में रख लेंगे, सीडी में रख लेंगे। तो ये जो अजर पेनड्राइव अमर होने वाला ये जो माध्यम है, ये नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के पाखंड का रोज खुलासा करता है। वो लेकिन वे खुलासा करता सचमुच इतने ढीठ हो चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके झूठ का रोज खुलासा होता है। इसके बावजूद वे हर बार उसी रीति नीति के साथ चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। और असल में वे सिर्फ एक चुनावी मशीनरी है, वे कोई प्रशासनिक इकाई नहीं है। नहीं। आज देश में, केंद्र में सरकार जो बैठी है, वो प्रशासन चलाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है। आपने कभी वो जो 18-18 घंटे काम करने की बात होती है, हमने कभी देखा नहीं कि वे सरकारी काम करते दिखाई दे रहे हो। एक राज्य जल रहा है मणिपुर पूरा, प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर सके, नहीं। एक अपील नहीं की उस राज्य के लोगों से कि अमन चैन कायम करिए। और विपक्ष का एक नेता वहां 2 दिन घूमकर आ गया, लोगों से दुख दर्द साझा करके आ गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं यहाँ यहाँ जब थे तब से मैं देख रहा हूँ, और तब से मैं इस के पीछे का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ भी जब थे, गुजरात में जब जी, आपने मुख्यमंत्री तो थे करीब से देखा जी। नरेंद्र भाई, तो तब भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसको लेकर कभी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा कभी। और इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहां बिल्कुल उनको आगे आके चीजों को अपने हिसाब से लोगों के समक्ष जाके बिल्कुल उसको बिल्कुल। ठीक करना चाहिए था। कभी कुछ एक आवाज नहीं आएगी। सर, और दुनिया भर में मयूर सर, मोरबी में पुल गिरा, उनका अपना गृह राज्य, इतने हाँ हाँ, लोग मर गए, पर उन्होंने अपना चुनाव अभियान नहीं रोका, उनकी सभा उस दिन नहीं रुकी थी। नहीं रोका। अभी जब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैंने कुछ रिपोर्ट दी, मैं क्या सभी मीडिया कर रहे हैं, जिस जी तरह के ब्रिजेस की पुल जो है, कुछ ऐसे नए नए उद्घाटित हुए पुल, कुछ 1 महीना पहले, गिर कुछ रहे 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, अभी कुछ कोई बन रहा है, वो सबकी जो हालत है अभी जो हमने सबने दिखाई है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहां पे है। तो ये मतलब दिमाग का कौन सा जो है वो दरवाजा बंद होने से ये सब नहीं दिखता होगा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो क्योंकि दरवाजा उसे, प्रोसेस प्रोसेस मैं बताता हूँ, जो जो जानकार बताते हैं मयूर जी, हम्म, उस दरवाजे का नाम है मैग्लोमीनिया, आत्ममुग्धि बोध, अपने ऊपर फिदा रहने की अदा कि मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। जो जब ये भाव किसी व्यक्ति में आ जाता है कि मेरे आने से ही देश में सब कुछ हुआ है, मेरे आने से पहले भारत के लोग पेड़ों की छाल लपेट कर रहते थे, चकमक पत्थर चकमक पत्थर रगड़ कर आग जलाते थे, उससे बना हुआ मांस खाते थे भून कर।
तो जब किसी व्यक्ति के भीतर यह भाव हो कि उसके आने से पहले इस देश में कुछ भी नहीं था, तो उसे मेगलोमेनिया कहते हैं, उस भाव को। मैं नहीं जानता उसके वे शिकार हैं या नहीं, लेकिन यह गंभीर बात है। एक लोकतांत्रिक समाज में, एक सभ्य समाज में प्रधानमंत्री से इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद तो की जाती है कि जिन बड़ी घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जब वे आपके प्रदेश के मुखिया थे तब, या वे देश के मुखिया है, वे देश के गार्डियन है, ये हमारे आपके सबके अभिभावक है मयूर जी। बिल्कुल। एक पिता जैसी भूमिका होती है प्रधानमंत्री की। देश का मुखिया है, अभिभावक है, हमारे गांव का सरपंच है वो, और गांव में एक हिस्सा जल रहा है, पूरी की पूरी एक बस्ती जल रही है, एक राज्य जल रहा है 60 दिन से। सर आज 60 दिन हो गए और एक ट्वीट नहीं कर सके आप। तो इसके बाद यही कहा जा सकता है कि ये चिंता की बात है और शोध की बात है। इस पर रिसर्च होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये आप तो उम्मीद करें कि मतलब कोई फिर से ऐसा कोई शासक हम अपने सर पर न बिठा दे तरह के लक्षणों वाला, तो इसलिए भी इसकी शोध बहुत जरूरी है, इस पर शोध होना। हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला साहब से मेरी कभी भी जब भी बातचीत होती है तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत खुल के बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी खुल के बात करते हैं। तो एक बार उन्होंने मुझे ये कहा था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 गुजरात इलेक्शन की, जब वो कांग्रेस के कैंपेन समिति के चेयरमैन संयोजक थे, और मैं उनसे बात करने गया ऑन द रिकॉर्ड। उन्होंने ऑन कैमरा मुझे कहा, मैंने कहा कि सर आप तो इनसे भी सीनियर है, आपने तो इनको ग्रो होते हुए देखा है, आप क्या इनके बारे में आप, मैंने यही सब एग्जांपल देने का, ये ऐसी ऐसी चीजें होती कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जहां फिर लगता है कि खुल के आ जाना है, वहां फिर वो अपने हिसाब, वो करते सब अपने हिसाब से, स्थितियों को अपने पे हावी नहीं होने देते। बोले ये, उन्होंने एक वाक्य मुझे कहा था, मुझे आज भी याद था। उन्होंने कहा था कि, बोले एक वाक्य में मैं जो समझा हूं उनकी मनोस्थिति आपको बताता हूं। मैंने कहा बताइए। बोले आप समझ लो कि ये जो ब्रह्मांड है वो एक गांव है, और उस ब्रह्मांड का अगर कोई सरपंच की अगर चुनाव होगा तो वो ये बनना चाहेंगे। बोले उनका शौक बस यही है। बिल्कुल सही। बोले ये उनकी, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा बस ये उस सोचते चलते हैं उससे, और वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सब होगा। उनको बस बड़ा, सबसे बड़ा बनना है, सबसे बड़े पद पे बैठना है, सबसे बड़ी जगह पे जो है अपनी सत्ता को विश्वगुरु बनना है, विश्वगुरु बनना है। हाँ, वो हमारे मित्र है भगत राम, वो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत अच्छा सिटार करते हैं, हमारे साथ भी आते हैं। तो वो उनको विश्व गुरु कहते हैं। तो मैं भी विश्व गुरु ही लगता हूँ। पर मुझे ये, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एमपी में चुनाव है 4 महीने 5 महीने में, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला फैक्टर तो यहाँ बैठे बैठे सुना देता है कि वो एक तो काफी भारतीय जनता पार्टी को वहां तकलीफ दे रहा है, उनके साथ ही छोड़ के वापस 400 500 कार के काफिले के साथ कांग्रेस में वापस जमा हो। और कांग्रेस इस बार जो है, दिग्विजय सिंह का मैंने एक बयान सुना कि कहा कि भाई सब कुछ जो भी है वो कमलनाथ है, उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। मतलब वहां एक यूनिटी दिख रही है। कैसे आप जो है इस आने वाले 4-5 महीने में आप देखते हैं कि एमपी में पॉलिटिकल उठापटक क्या होगी, कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसके बारे में शायद आपने सुन ही लिया होगा, वो जुमला सोशल मीडिया और चैनलों से लेकर अखबारों तक सब जगह चल रहा है। पहले बात बीजेपी करेंगे, फिर कांग्रेस की करेंगे। स्वाभाविक है, जो सत्ता में है उसकी बात पहले होगी। तो भारतीय जनता पार्टी में 3 पार्टियां बन गई हैं, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, और तीसरी नाराज भाजपा। अच्छा, ये जो तीसरी नाराज भाजपा बनी है वो महाराज भाजपा की वजह से बनी है। महाराज यानी हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं तो ग्वालियर का रहने वाला हूं, तो हमारे यहाँ तो महाराज ही कहते हैं सब लोग, श्रीमंत महाराज साहब जी। तो दिक्कत जो अब बीजेपी के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को दल बदल कराकर अपनी पार्टी में शामिल किया था, तब जो डील हुई थी वो डील लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें एक तो यह था कि जो विधायक आपके साथ आएंगे, जो मंत्री पद छोड़कर आएंगे, उनको टिकट मिलेगा बाई इलेक्शन में, और बाकी के कुछ कार्यकर्ताओं को निगम मंडलों में जो चेयरमैन चेयरपर्सन वगैरह के पद होते हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष, उससे नवाजा जाएगा। वो सब हो चुका। उपचुनाव में सारे लोगों को टिकट दे दिए, बहुत सारे उनके जीते, बहुत सारे लोग हार गए। सिंधिया के अपने लोग हारे। ग्वालियर शहर में, ग्वालियर जिले में, ग्वालियर में जहां उनका महल है जयविलास प्रसाद, वहां भी भारतीय जनता पार्टी यानी सिंधिया का कैंडिडेट हार गया था। ग्वालियर की दोनों सीटें हारी उपचुनाव में। मतलब सिंधिया जी अपने जिले, अपने शहर की दोनों सीटें हार बैठे थे।
डील के अंतर्गत उन्हें राज्यसभा में लिया जाना था, मंत्री बनाना था, वो भी हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी इससे आगे उन्हें उपकृत करने को तैयार नहीं है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि चुनाव आ गया, भारतीय जनता पार्टी का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, इन्वर्टेड कॉमा में देव दुर्लभ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का काम कर रहा है, वो सिंधिया खेमे के आने से उनके लोगों की जो भीड़ आई, उसे जो मलाई के दोने में से हिस्सा देना पड़ा, उसकी वजह से बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो वंचित रह गया। असली आक्रोश उसके दिलो दिमाग में है। उसको लग रहा है तो ये सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, मुझे तो विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनना था, मैं बन नहीं पाया क्योंकि महाराज का आदमी बन गया। इस कारण से सिंधिया के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी में इस वक्त हो रही है वो आश्चर्यजनक। बीजेपी में जो शिवपुरी गुना से सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव, जिन्होंने सिंधिया को लोकसभा चुनाव हराया था 19 में, उन्होंने अभी एक बयान दिया, उसमें सिंधिया को मूर्ख बता दिया। शाहजहांपुर उज्जैन के पास जी बहुत वायरल हुआ था। बिल्कुल। उससे भी बड़ा बयान, उज्जैन जिले में शाहजहांपुर जिले की एक सीट है विधानसभा, वहां का बीजेपी का भूतपूर्व विधायक जो बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है, उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहा है। मयूर जी, बाकायदा पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि नामर्द सिंधिया हमारे साथ आ गया, इसलिए हमारी सरकार बन गई। एक सत्यनारायण सत्तन है, वो कविताएं वगैरह भी करते हैं, कवि है, उन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले एक जुमला बोला था, बहुत वायरल हुआ था पूरे देश में। आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी गई फाटक में, खुद बीजेपी के नेता है, उन्होंने कह दिया था बीजेपी तो घुस गई फाटक में। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भिखारी बन के आए थे हमारे पास अपनी थाली में माल सजाने के लिए, ये उनका बयान है। ये चीजें इसलिए चिंताजनक है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता रहा। किसी वरिष्ठ नेता जो मोदी सरकार में मंत्री है, उसको कोई नामर्द कह रहा है, कोई मूर्ख कह रहा है, कोई भिखारी कह रहा है, कोई विभीषण कह रहा है, कोई गद्दार कह रहा है, पार्टी के लोग। अगर ये सब हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि बीजेपी के भीतर सिंधिया को लेकर बहुत असंतोष है। उसकी एक वजह और है, अब जो टिकट वितरण का मौका आएगा उसमें बीजेपी और सिंधिया के बीच तनातनी बढ़ना तय है। कांग्रेस में जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटें, मालवा की, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, उनकी एक लिस्ट जाती थी एआईसीसी को, चाहे राहुल गांधी हो कांग्रेस अध्यक्ष, सोनिया गांधी, ये साहब महाराज की लिस्ट है। एक आध नाम पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अपना इनका कोई उस क्षेत्र में हो तो थोड़ी बहुत प्रयास करते थे, वरना ज्योतिरादित्य सिंधिया की सूची टिक हो जाती थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं है, अब नहीं होगा। उल्टा इसका ये होगा सर कि जो बीजेपी में आ गए थे उनके साथ के लोग, विधायक और मंत्री, उनमें से कईयों के टिकट कटेंगे, इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। संघ और बीजेपी के नेता कहने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस शर्त पर नहीं आए थे कि अगली बार भी उनके लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब तो जीतने वाले को टिकट मिलेगा, जीतने की शर्त पर ही टिकट मिलेगा। अब जीतेंगे हारे में बीजेपी खुद तय कर लेगी, वो कह देगी महाराष्ट्र से कि भाई ये आदमी तो तुम्हारा हार रहा है इसलिए नहीं देंगे टिकट। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। जो गुटबाजी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी वो अब बीजेपी में है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं बीजेपी को बीजेपी हराएगी, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। अगर वे कह रहे हैं कि बीजेपी को बीजेपी हराएगी, जो जुमला कांग्रेस में पहले इस्तेमाल होता था, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो मुझे लगता है अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। इसके उलट मैं कांग्रेस को संक्षेप में समेट देता हूं, क्योंकि कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात करने को अभी है नहीं। अपने कर्मों, अपनी गलतियों से उन्होंने सरकार गंवाई थी, जो भी कारण रहे हो। अल्टीमेटली लीडर की जिम्मेदारी तो मानी जाएगी ना कि उसके रहते दल बदल हुआ, पार्टी छोड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा लीडर गया। लेकिन अब उसके बाद 3 सालों में चंबल और नर्मदा में बहुत पानी बह गया। कमलनाथ ने अपने आप को एक संगठन के नेता के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। 3 साल से संगठन का ही काम कर रहे हैं, वो दिल्ली नहीं जाते, हर दिन सुबह उड़ते हैं, एक जिले का दौरा करके लौट के आते हैं। दिग्विजय सिंह से उनका रिश्ता छोटे भाई बड़े भाई वाला है, दिग्विजय सिंह अलग संगठन में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस में कोई इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस भी जानती है कि उसके लिए वाटरलू है, ये आखिरी चुनाव है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और विधायक, सांसद सब जानते हैं अगर इस बार नहीं लौटे तो फिर गई बात, गई भैंस पानी में वर्षों के लिए। तो ये एकाध चुनाव परिणाम में कैसा रहेगा, कितना रहेगा, टिकट वितरण के बाद कितनी मारामारी होगी, हम अभी नहीं जानते। लेकिन बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। शिवराज सिंह के चेहरे के प्रति लोगों को एक अरुचि जैसी हो गई 20 साल से देखते देखते, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। लेकिन होता है कि
थक गए लोग देख देख के उनकी जुमलेबाजी, उनके वही मामा भांजी वाले भाषण। तो अभी चुनाव और रोचक होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ उनके बहुत सारे भाषण जो है, मैं लगातार बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ। वो जिस तरह से माइक लेके वो पैसेज में निकल जाते हैं बात करते करते, और रैंप वॉक जैसा करते हैं, जैसे मॉडल्स करती है ना रैंप वॉक। हाँ, रैंप वॉक वो करते हैं, और जैसे एक तरह से वो एक नाट्यात्मक दृश्य पूरा एक खड़ा होता है कि, और बहुत सारे, बहुत मतलब लगता है कि बहुत स्क्रिप्टेड है। और लाडली बहन योजना को लेकर वो काफी वो फोकस कर रहे हैं। उसमें मैं देख रहा था कि 1000 से 3000 तक पहुंचने की जो सफर के बारे में बताया कि मैं अभी 1000 दे रहा हूं, लेकिन फिर वो 3000 कैसे दूंगा। हम कभी देखते हैं, हमको ये लगता है कि ये जो जनता है हमारी, इनको ये सुन के क्या, अगर समान है तो फिर तो ये सुन के बहुत गुस्सा होना चाहिए कि वो जो बढ़ा रहे थे 1000 से 1200, 1200 से फिर 1700, 1700 से फिर 2000, वो वाला तो रहा था पूरा मामला। वो मतलब कि आपको मैं कितनी कितनी किश्तों में आपको जो भीख की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा, कुछ इस तरह से साउंड हो रहा था वो। तो प्रजा है मध्य प्रदेश में, जनता जो है, क्या वो इस तरह की, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात वो भी है। एक तरफ मोदी कहते हैं कि गारंटी तो वो लोग देते हैं वो गलत है, तो ये भी तो गारंटी दे रहे हैं। तो ये जो विरोधाभासों के बीच ये जो राजनीति वहां अभी चल रही है, तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या पब्लिक, जो आम पब्लिक है, वो ये जो भ्रष्टाचार की बात, अब तो ये स्लोगन है कि वहां तो 50% करप्शन की सरकार है, ये बताया जा रहा है वहां पे जी। और उसके बाद फिर ये जिस तरह से योजना लागू करने की का तरीका, करने की बात का तरीका, तो ये सब चीजें जो है लोग कैसे देखते हैं सर? आप, अगर आपकी बातें होती हो आम लोगों के साथ, तो कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को, जनता जो है वो? देखिए, दो बातें हैं। एक तो लोग इस पाखंड को अब समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर अपने भाषणों में इस तरह की लोक हितकारी योजनाओं को रेवड़ी कहें दूसरी पार्टियों के लिए, कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांटती है, हम रेवड़ी कल्चर खत्म करने आए हैं। जिस दिन वो ये कहते हैं हम रेवड़ी कल्चर खत्म करने आए हैं, उसके अगले दिन वे कह देते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। उसके 10 दिन बाद शिवराज सिंह लाडली बहना योजना लागू कर देते हैं। रैंप वॉक करते हुए मिनटों में 1000 से लेकर 3000 तक पहुंच जाते हैं। ये सही बात है कि जनता धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा इस बारे में कटु होना चाहूंगा, जनता भी धीरे धीरे इस फोकटिया माल को लेकर बड़ी उदार हो गई है। उसको लग रहा है ठीक है, बिना काम किए मिल रहा है। एक मनरेगा था जिसमें आपको काम करना पड़ता था, आप एक दिन मजदूरी करते थे, गारंटी शुदा दिन थे, इतने दिन की मजदूरी मिलेगी, काम करोगे। या तो बिना काम के आपको अनाज मिल रहा है, अन्न मिल रहा है 5 किलो। लाडली बहना में आपके खाते में बिना किसी कारण के पैसे आ रहे हैं। मजबूरी यह है दूसरी पार्टियों की भी कि फिर कांग्रेस को भी उसका जवाब देना पड़ता है। मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि बीजेपी इस वक्त तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोपों, सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। उसे लाडली बहना योजना के रूप में एक वैतरणी पार करने वाली नाव दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि इसके भरोसे महिलाओं के वोट हमको एक जाई मिल जाएंगे, इकट्ठा एकदम झूर के वोट मिलेगा महिलाओं का। इसकी परीक्षा भी होना बाकी है। ये बात सही है कि जिन लोगों के खाते में पैसे गए हैं, 10 जून को पहला मिल चुका है आंकड़ा 1000 रुपए का उनके खाते में। किसी ने कुछ खरीद लिया, उससे कोई चावल खरीद लाया तो कोई कुछ और ले आया। वो भी बड़े मजेदार वीडियो आ रहे हैं लोगों के कि हमने तो ये खरीद लिया, वो खरीद लिया जी। तो अब बीजेपी को वो एक सहारा दिखाई दे रही वो योजना। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, विरोधाभास। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो मूलतः विरोधाभासों की राजनीति। वो जो कहती है उसके बिल्कुल उलट करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसका बिल्कुल उलट करते हैं। वे कभी वो काम नहीं करते जो कहते हैं। जिस दिन वे ये कहें कि मैं रेवड़ी कल्चर खत्म करने आया हूं, उसके आप मान के चलिए अगले दिन वे अपने झोले में से रेवड़ी बांटने ही निकलने वाले हैं। रेवड़ी के साथ मूंगफली और बताशे भी देंगे आपको, पक्का मान लीजिए। जिस दिन वे कहें कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई घपलेबाज नहीं बचेगा, उस दिन मान लीजिए उसके अगले 48 घंटे में अपनी वॉशिंग मशीन में उसको लाकर डुबोकर अपने कुनबे में, अपने परिवार में शामिल करने वाले हैं। इसलिए ये विरोधाभास की राजनीति अब जनता समझ रही है या नहीं, इसकी परीक्षा जनता को ही देनी है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि जनता कैसे ले रही है इन चीजों को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक का चुनाव परिणाम एक नजीर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि वहां ये सब किया इन्होंने।
हिंदू मुसलमान किया, बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से कर ली, दंगों की धमकी दे दी गृह मंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि माननीय मोदी जी की कृपा से वंचित हो जाएगा कर्नाटक। हाँ इसके बावजूद जनता ने अपने मुद्दों पर बात की, अपने मुद्दों को सोचा और मतदान करते समय उसे जो ठीक लगा उसने किया। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम एक मुद्दों की बात करना चाहते हैं। हम भी, या मयूर जानी साहब, हम लोगों को किसी पार्टी से क्या वास्ता है। हमसे कोई तो हमें कोई वास्ता अब ये परीक्षा नवंबर में 4-5 राज्यों में होनी है। अभी मध्य प्रदेश में सर हिंदू मुसलमान भी होने वाला है, इसकी तैयारी चल रही है और पूरे समय से चली रही है, 1-2 साल से। हमारे गृह मंत्री को दीपिका पादुकोण के कपड़े के रंग से दिक्कत हो जाती है। कर्नाटक में कोई गृह मंत्री आपके बड़े एक नायाब एक नमूना है आपके, मतलब बिल्कुल हमारे मित्र हैं साहब, बहुत अरे बहुत बहुत गजब की, बहुत गजब है वो तो। कनाडा में एक फिल्म बनी थी, उसकी एफआईआर उन्होंने मध्य प्रदेश में करा दी थी। तो एक लेडी कोई फिल्म निर्माता थी, नाम भूल रहा हूं उसका। तो उन्हें असली मुद्दे कानून व्यवस्था की बात करने की कोई चिंता नहीं है, उसका समय नहीं होता उनके पास। प्रतिदिन सुबह बैठकर वे लव जिहाद, जिहादी साम्राज्य, फलाना ढिमकाना, इस तरह के बयान देते हैं और हर चीज पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। फिर उनका अंत में परिणाम क्या होता है, कोई पूछता भी नहीं कि वो एफआईआर हुई थी, उसका क्या हुआ। तो अभी मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान होना भी ऐसा तो नहीं है कि कभी जीवन में इच्छा रही हो कि कैमरे के सामने जाके एक्टिंग वेक्टिंग करे पर वो पूरी ना हो पाई हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है हमारे गृह मंत्री। और युवावस्था में मन में ये रहा हो कि हम भी जाएंगे मुंबई और जो है फिल्म एक्टिंग वेक्टिंग हो सकता है ना, वो तो अभी भी उनको रोल मिल सकता है किसी फिल्म में। नहीं, हीरो का रोल मिल सकता है, करेक्टर रोल मिल सकता है, हीरो का रोल मिल सकता है। अच्छे खासे स्मार्ट आदमी है, लेकिन प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी करते हैं कि वो मंत्रिमंडल की तरफ से प्रवक्ता भी हैं। जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है, उसकी कैबिनेट की बैठकों की जानकारी देना और सरकार की रीति नीति की जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी है। वो दें, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान वाली हर दिन हर एक बात पर आ जाते हैं। और फिर अभी जो आदि पुरुष फिल्म आई, उस पर कोई एक शब्द नहीं बोला। उसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ जो सुलूक हुआ, उसमें तो कोई एक शब्द नहीं बोले। उसमें तो सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सभी का आभार प्रकट किया गया है इस नाम के साथ। उसमें आभार मध्य प्रदेश का तो पहली लाइन में है, एमपी गवर्नमेंट का। और मुझे तभी ये डर था, मतलब मैं तो थोड़ा सोच रहा था जब ये पठान फिल्म का वो जो दीपिका पादुकोण वाला था पूरा मामला चल रहा था, ये इनको शायद पता नहीं खजुराहो वही है। हो सकता है कि अगर पता चल जाएगा तो पूरा जो मंदिर है उसको ढक देंगे वो पर्दे से, कोई देख न पाए वो शिल्प को। 1000 साल पुराना शिल्प है वो, 1000 साल पुराना, पहली शताब्दी का। तो मैंने कहा इसी को शायद ये या ढांक दे या इसको अदृश्य न कर दे, अगर पता चले, या शायद पता नहीं होगा उनको कि अपने यहाँ ही है। तो बात सही है, विरोधाभासों की ही राजनीति जो है ये पार्टी और पार्टी के मुखिया के द्वारा की जा रही है, तो फिर तो नीचे वाले लोग भी करेंगे, उसमें तो कोई नई बात नहीं। बिल्कुल। एमपी के बारे में और विशेष रूप से आपने जो भारतीय जनता पार्टी की अभी की स्थिति का जो विश्लेषण आपने जनता हमारे दर्शकों के लिए बताया, ये मुझे लगता है कि बहुत ही जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी, इससे बहुत सटीक जानकारी मिली होगी। और प्रधानमंत्री जी के भाषण का तो क्या कहें, उस पर तो हम जितनी, उसमें तो ग्रंथ जो है बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो आज इसको यही विराम देते हैं हम लोग। और आपने सर समय निकाला सुबह सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। आपको आमंत्रित करते रहेंगे, आप उम्मीद करते हैं कि आप भी अनुग्रह करते रहेंगे हम पे और हमारे दर्शकों पर। बहुत शुक्रिया, हमारा सौभाग्य आपसे बात करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो भाई ये डॉक्टर राकेश पाठक जी थे। हमने जो है 2-3 मुद्दों पर खुल के बात की। उन्होंने बहुत सारी चीजें एमपी को लेकर बताई, वहां की जो जमीनी स्थिति है उसको लेकर बताई, और प्रधानमंत्री जी के भाषण और उसका असर, और उसको लेकर भी जो विरोधाभास बहुत बड़ा हमेशा खड़ा होता है, रहता है, स्थिर रहता है। वो एक ही चीज स्थिर है, वो है विरोधाभास। तो वो जो है हमने आपसे बात की, तो इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर हमको जो है लिख के बताइएगा। और फिर हमारी बात अगर सच्ची और अच्छी लगती हो तो इसको, इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, हो सके इतना, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी कर लीजिए, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ ये कहेंगे औरों को भी करवाइए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।